हेलो एवरीवन। आज की क्लास में न्यूक्लियर पावर प्लांट को जानेंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, कंडेंसर और जनरेटर। इसके ये मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। चलिए हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिए। A nuclear power plant work in similar way as a thermal power plant। ठीक है। जिस प्रकार से आपका थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है, सेम उसी प्रकार से आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वर्क करता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन द फ्यूल। जो इसमें डिफरेंस है, जो इसका मेन डिफरेंस है, जो इन दोनों प्लांट्स के बीच में मेन अंतर है, वो फ्यूल का अंतर है। थर्मल पावर प्लांट में हम फ्यूल कोल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दे यूज टू हीट द वाटर इन द बॉयलर स्टीम जनरेटर। ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो ये इनमें जो फ्यूल यूज होता है वो बॉयलर सेम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके और फिर स्टीम को हम टरबाइन में फ्लो करते हैं और इस प्रकार से जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे सेकेंड, आप देखिए यहाँ पर inside a nuclear power station energy is released by nuclear fission in the core of the reactor। ठीक है। रिएक्टर के कोर में न्यूक्लियर फिजन के द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है और इस एनर्जी का उपयोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है और उस स्टीम का उपयोग टर्बाइन को रोटेट करने के लिए करते हैं, जो कि हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इस टरबाइन द्वारा प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में हम देते हैं, इनपुट कराते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वन, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम U-235 कैन प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज द बर्निंग ऑफ 4500 टन्स ऑफ हाई ग्रेड वेराइटी ऑफ कोल और 2000 टन्स ऑफ ऑयल। जो 1 किलोग्राम यूरेनियम U-35 होता है, ये 4500 टन हाई ग्रेड कोल के बराबर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। जितना आपका 4500 टन हाई ग्रेड कोल होता है वो जलने के बाद में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जितना 2000 टन ऑयल हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम जलने के पश्चात एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होती है कि यूरेनियम क्या होता है कि यूरेनियम जो इसका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टकराता है। ठीक है। यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराता है, जिससे उससे और भी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हमारा न्यूक्लियर चैन रिएक्शन में क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकराता है तो और भी इससे न्यूट्रॉन्स पैदा होते जाते हैं। तो इससे 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर इसके बाद में वो जब अगले न्यूक्लियस से टकराते हैं, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस से टकराते हैं, तो फिर न्यूट्रॉन्स ऐसे प्रोड्यूस होते जाते हैं। तो ये मतलब विखंडन की प्रोसेस होती जाती है। यूरेनियम को विखंडित करने पर विखंडन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तीव्र गति से न्यूट्रॉन उत्पन्न होते जाते हैं, वो अगले न्यूक्लियस से नाभिक से टकराते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक पूरी चैन बन जाती है। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहले ये न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से टकराया यहाँ पर, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस से टकराता है, फिर ये विखंडित हो जाते हैं इस तरह से भाग में, फिर ये यहाँ टकराता है, इस तरह से चैन एक चैन बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ को बताया गया है। ओके। इसके बाद में हम देखेंगे चैन रिएक्शन। यूरेनियम एग्जिस्ट एज एन आइसोटोप इन द फॉर्म ऑफ
235 विच इज अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल स्टेट में होता है जो यूरेनियम का एक आइसोटोप U-235 होता है, ठीक है, जो अनस्टेबल स्टेट में होता है। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम इज स्प्लिट, द न्यूट्रॉन रिलीज्ड हीट अदर एटम एंड स्प्लिट देम इन टर्न, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ईच टाइम अनदर एटम स्प्लिट, दिस इज कॉल्ड चैन रिएक्शन, ठीक है। तो चैन रिएक्शन क्या होता है कि जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से टकराता है और इसके बाद में वो और भी अदर अलग न्यूक्लियस में मतलब न्यूट्रॉन्स में विखंडित हो जाता है। तो जब ये टकराकर नए इसमें न्यूट्रॉन्स में विभाजित होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। और इसी एनर्जी को ही उपयोग किया जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे न्यूट्रॉन्स एटम से टकराते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। फिर वो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से टकराते हैं और फिर फर्दर वो दो भागों में डिवाइड होते चले जाते हैं। तो ये एक चैन रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन बताया गया है। यहाँ पर आपका जो एक न्यूट्रॉन था वो न्यूक्लियस से टकराता है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये अलग अलग भागों में न्यूट्रॉन्स डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन आगे न्यूक्लियस से टकराता है, ठीक है, और फर्दर वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद में ये विखंडन की प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। आगे ये पूरा एक चैन बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर पार्ट इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपका जो यहाँ पर देखोगे तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ये यहाँ पर न्यूक्लियस से टकराता है और इसके बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ये ऐसे प्रॉपर चलती रहती है और इस प्रकार से जब ये दो भागों में डिवाइड होते हैं तो ये एनर्जी को इमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ से एनर्जी आपको मिल जाती है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप देखेंगे प्रिंसिपल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें कोर होता है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर कोर दिखाई दे रहा है। हियर द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस, यहाँ पर जो कोर होता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब जो फ्यूजन प्रोसेस होती है और हीट यहाँ पर इमिट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम फ्यूल रॉड का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल रॉड होती हैं जो कि यूरेनियम की रॉड्स होती हैं जिसको हम फ्यूल रॉड के नाम से जानते हैं। ये आपकी इस कोर में ही रखी जाती हैं। जो कोर का जो बाहरी भाग है उसको हम सीमेंट कंक्रीट से सील्डिंग प्रदान कर देते हैं, ठीक है। फिर मॉडरेटर होता है। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। मोस्ट मॉडरेटर्स आर ग्रेफाइट वाटर और हैवी वाटर। तो ज़्यादातर जो आपके मॉडरेटर होते हैं वो ऑर्डिनरी वाटर या हैवी वाटर के होते हैं, ठीक है। मॉडरेटर का मेन काम है कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को कम करना, इसका मेन पर्पस होता है मॉडरेटर का, ठीक है। मॉडरेटर का उपयोग मतलब मॉडरेटर के रूप में हम हाइड्रोजन का भी उपयोग कर सकते हैं, बेरिलियम का उपयोग कर सकते हैं, हीलियम, लिथियम, ग्रेफाइट या हैवी वाटर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करता है जिससे जो फ्यूजन रिएक्शन है वो प्रॉपर वे में इफ़िशिएंट फ्यूजन रिएक्शन हो सके, ठीक है। यदि हम इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे तो बहुत तेज़ी से हमारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जो कि यहाँ पर उनका उपयोग नहीं हो पाएगा और वो ऐसे बेस्ट चले जाएंगे। तो कहना चाहिए हमको इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर मॉडरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रिंसिपल पार्ट जो इसके पार्ट्स है कंट्रोल रॉड, ठीक है। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल रॉड होते हैं वो जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूक्लियर विखंडन की गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर फ्यूजन होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जैसे कि जो हमारा कंट्रोल रॉड होता है वो बोरॉन या कैडमियम की बनी हुई धातु होती है जो कि यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियस फ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल रॉड लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूल एटम्स दैट कैन स्प्लिट, दे आर मेड बोरॉन और कैडमियम विच एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कंट्रोल रॉड के द्वारा हम इसकी प्रोसेस को
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कूलेंट, दे कैरी द इंटेंस हीट जनरेटेड वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट, सम रिएक्टर्स यूज लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट, ठीक है। तो जो हैवी वाटर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो हमने बताया कि ये मॉडरेटर की तरह भी वर्क करता है, और जो हैवी वाटर होता है इसका दूसरा फंक्शन होता है कूलेंट। मतलब कूलेंट का मतलब है कि कूलेंट से तात्पर्य है कि ये हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है। जो हैवी वाटर होता है ये हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है, हीट को कैरी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कूलेंट का काम होता है। फिर फ्यूल, फ्यूल देखेंगे आप यहाँ पर, तो फ्यूल, द फ्यूल यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इज U-235 आइसोटोप्स, ठीक है। यहाँ पर यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में, ठीक है। रेडिएशन शील्डिंग, तो रेडिएशन शील्डिंग में बताया टू प्रोटेक्ट द पीपल वर्किंग फ्रॉम रेडिएशन एंड रेडिएशन फ्रेगमेंट, ठीक है। तो पीपल को रेडिएशन से बचाता है शील्डिंग, ठीक है। जो भी हमारी रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं उनको क्या करता है, वो बहुत अधिक यहाँ पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन उत्पन्न होते हैं, तो उससे मानव जीवन को बहुत हानिकारक ये होते हैं। उसको मानव जीवन से, मतलब रेडिएशन से मानव जीवन को ये प्रोटेक्ट करने का काम शील्डिंग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शील्डिंग में सीमेंट कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं जो रेडिएशन को बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। कई बार ये रिएक्टर की जो दीवार होती हैं ये स्टील की मोटी मोटी चादरों से भी बनाई जाती हैं, ठीक है। यदि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बताया गया है, तो बताया गया कि चेन रिएक्शन को हम स्लो डाउन नहीं करें, जैसे मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड का उपयोग करके यदि हम चेन रिएक्शन को स्लो डाउन ना करें, तो क्या होगा कि जो फ्यूजन प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी और ये बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को रिलीज करेगी, जिससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी इंक्रीज होने से जो आपका प्लांट है वो विस्फोट हो सकता है, ठीक है। वो बहुत बहुत हानिकारक हो सकता है, बम के रूप में एक एक न्यूक्लियर बम का रूप ले सकता है। इसलिए हम कंट्रोल रॉड और जो हमारा मॉडरेटर होता है उनका उपयोग करते हैं, जिससे हम इसकी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल टाइप न्यूक्लियर रिएक्शन बताया गया है, जिसका हम उपयोग नहीं करते, हम कंट्रोल टाइप न्यूक्लियर रिएक्शन का उपयोग करके, मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। फिर जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये मेन टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स और दूसरा होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर दिखाया गया है आपको यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। तो ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर आपको बताया गया है, ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, और ये जो आपको बताया गया है ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, जो आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट विद पी डब्ल्यू और मतलब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये फ्यूल रॉड्स लगे हुए हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि देख लीजिए यहाँ पर। फ्यूल रॉड, रिएक्टर प्रेशर वीजल्स होता है, ये रिएक्टर प्रेशर वीजल होता है, ठीक है। ये आपकी रिएक्टर कोर होती है, सॉरी रिएक्टर रॉड होती है, ये आपकी रिएक्टर कोर है, ठीक है। और यहाँ से आपका हॉट वाटर आता है और इस तरह से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये सर्कुलेट करता है। तो हम आपको बता दें कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि जो यहाँ पर वाटर जो होता है वो प्रेशर के साथ में भरा जाता है, मतलब इसमें प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कंटेनर में वाटर को भरा जाता है उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब प्रेशर के साथ में वाटर फिल किया जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो जैसे कि नॉर्मल प्रेशर में यदि हम वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि हम वाटर का प्रेशर इंक्रीज कर दें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस में यदि वाटर नॉर्मल प्रेशर पे बॉयल कर रहा था, तो यदि हमने उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे या 300 डिग्री सेल्सियस पे या 350 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, प्रेशर के साथ में वाटर को भरा जाता है जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि
यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका जो हीट उत्पन्न होती है, उस हीट को हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर के ही फॉर्म में हीट को एक्सचेंज करता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हॉट वाटर रहता है, क्योंकि ये 300 डिग्री 350 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर होता है वाटर का, और ये यहाँ से सर्कुलेट कर दिया जाता है। इसके कॉन्टेक्ट में वाटर आता है, वाटर सप्लाई करते हैं पंप के माध्यम से, यहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं, तो इसके जब कांटेक्ट में आता है 300 या 350 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, तो जो हमारा वाटर सप्लाई करते हैं वो स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उस वो जो हमारा स्टीम होता है, इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक तो प्रेशराइज्ड वाटर होता है, दूसरा ड्राइंग चैम्बर होता है, जो हमारे स्टीम को ड्राई आउट करता है, जो भी मॉइस्चर होता है उसको ड्राई आउट करता है, और उस सुपर सेचुरेटेड स्टीम को ये यहाँ टरबाइन की तरफ फ्लो कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हाई प्रेशर पे वाटर को यहाँ पर सर्कुलेट किया जाता है। ये हीट को जो न्यूक्लियर फिजन होता है उस फिजन के माध्यम से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और प्रेशराइज्ड वाटर हीट को ट्रांसफ़र करता है, और इस हीट को वाटर एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टीम को हम यहाँ टरबाइन में फ्लो कर देते हैं। ठीक है, टरबाइन का मेन फंक्शन होता है कि स्टीम की काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम शाफ्ट के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, और जनरेटर रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी लेकर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर मिल जाता है। ठीक है, अब जो ये स्टीम फ्लो होती है वो स्टीम को कंडेंसर की तरफ हम फ्लो कर देते हैं, उस स्टीम को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, और इस हॉट वाटर को हम फिर से पंप के माध्यम से हम स्टीम जनरेटर चैम्बर में भेज देते हैं। ये आपका स्टीम जनरेटर चैम्बर होता है, जहाँ पर हीट को वाटर में ट्रांसफ़र की जाती है। जो आपका प्रेशराइज्ड वाटर था 300 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पे था, उस टेम्परेचर को हमारा हीट जनरेटर में फ्लो किया जाता है, और यहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं, तो वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टीम को हम यहाँ पर टरबाइन में उपयोग करते हैं। ठीक है, टरबाइन को रोटेट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रॉड लगा बना हुआ है। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है कि जो आप न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड क्या काम करते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसकी गति को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, ये बोरॉन या कैडमियम के बने होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको, और ये जो फ्यूल यहाँ पर फ्यूल रॉड है, ये जो रॉड्स होती हैं फ्यूल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि न्यूक्लियर U-235 की रॉड होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर समझ में आया होगा, या प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसका हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर बात करें तो ये जो है ये आपका स्टीम कंडेंसर है, जो स्टीम को कंडेंस करता है। ठीक है, ठंडा करता है और उसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ठंडा पानी फ्लो किया जाता है, ताकि उस वाटर स्टीम को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और फिर उस हॉट वाटर को हम यहाँ पर पंप के माध्यम से फिर से इसको फीड कर सकें। ठीक है, इसके बाद बताया गया है दे कंटेन्स द न्यूक्लियर फ्यूल। यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूल का उपयोग करते हैं। जो फ्यूल रॉड है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूल रॉड है, ये फ्यूल रॉड है। ठीक है, जो कि यूरेनियम U-35 की होती है, U-235। दे आर सराउंडेड बाई मॉडरेटर वाटर और ग्रेफाइट। जो मॉडरेटर होता है ये वाटर और ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, इसका काम होता है जो फिजन प्रोसेस होती है उसको स्लो डाउन करना, मॉडरेटर का फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दे कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्टर में इन या आउट पर मूव करते हैं, ऊपर या नीचे हम इसको मूव करते हैं, तो ये हमारे रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड का उपयोग किया जाता है। मूव इन, यदि हम कंट्रोल रॉड को नीचे की तरफ मूव करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, और यदि हम कंट्रोल रॉड को बाहर की तरफ आउट मूव करते हैं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ऑल और मूव्ड इन द रिएक्टर इज शट डाउन। ठीक है, यदि हम पूरी तरह से अंदर की तरफ इसको मूव कर दें तो अंदर की तरफ
पूरी तरह से मूव कर दें तो हमारा जो रिएक्टर्स होगा, जो प्रोसेस होगी, रिएक्शन प्रोसेस होगी, वो शट डाउन हो जाएगी। दे आर मेड ऑफ बोरॉन और कैडमियम। जो कंट्रोल रॉड होती है वो बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है और इसका मेन काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। यदि हम इसको इन कर देंगे तो ये अधिक से अधिक न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगी और इस प्रकार से जो रिएक्शन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर टरबाइन और जनरेटर को कपल किया गया है। टरबाइन और जनरेटर को कपल कर दिया गया है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टीम के द्वारा। फिर उसके बाद में हम इसको मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में इनपुट कराते हैं और जनरेटर हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देता है। दे स्टीम ड्राइव अ टरबाइन। ठीक है, स्टीम के द्वारा हम टरबाइन को चलाते हैं। विच टर्न्स द जनरेटर, और जो कि हमारे जनरेटर को घुमाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर। ओके, फिर इसके बाद में देखेंगे टू सेपरेट वाटर सिस्टम आर यूज टू अवॉइड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रीच द टरबाइन। यहाँ पर दो वाटर सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को टरबाइन की ओर पहुँचने से रोकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन हीट अप द वाटर अराउंड द रिएक्टर। द वाटर इन द सेकेंडरी लूप इज बॉइल्ड टू स्टीम। ठीक है, जो हमारा वाटर होता है वो यहाँ पर जो आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, इसमें प्रेशर के साथ में वाटर को हीट किया जाता है जो कि काफ़ी टेम्परेचर पे गर्म रहता है और उस वाटर के माध्यम से वो हॉट वाटर के माध्यम से हम नॉर्मल वाटर को हीट करते हैं जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द वाटर सेकेंडरी लूप इज बॉइल्ड टू स्टीम। ओके, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसको अपन यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को हम BWR के नाम से जानते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो इसके हम कंपोनेंट देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर कंक्रीट शील्डिंग होती है, यहाँ पर आपकी कंक्रीट शील्डिंग होती है। ठीक है, इसके बाद में फ्यूल एंड मॉडरेटर यहाँ पर होते हैं। फ्यूल और मॉडरेटर होता है, मतलब फ्यूल रॉड और मॉडरेटर होता है। ये रिएक्टर कोर होता है यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन प्रोसेस होती है। उस रिएक्टर कोर के अंदर ही रिएक्शन प्रोसेस होती है जहाँ पर आपका जो फ्यूल रॉड होता है, मॉडरेटर होता है, उसी कोर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्टीम, यहाँ पर स्टीम इसी चैम्बर में ही जनरेट होती है और इस स्टीम को ही डायरेक्ट टरबाइन की ओर फ्लो कर दिया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल रॉड होते हैं। तो सभी का फंक्शन हम बता चुके हैं। जो फ्यूल होता है, फ्यूल रॉड होती है जो कि यूरेनियम की होती है, यूरेनियम U-235। ठीक है, मॉडरेटर होता है जो कि हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में यहाँ पर हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो हैवी वाटर होता है इसके मेनली यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, एक तो कूलेंट का काम करता है और दूसरा मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, और मॉडरेटर का काम क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो मॉडरेटर के माध्यम से हम न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल रॉड होता है जो रिएक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टीम होती है, जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसको हम जनरेटर की तरफ टरबाइन की तरफ फ्लो करते हैं। टरबाइन उस स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस टरबाइन के माध्यम से जो वेस्टेज स्टीम होती है वो कंडेंसर की ओर फ्लो कर दी जाती है। कंडेंसर में उसको कंडेंसेट किया जाता है स्टीम को, जिससे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इस वाटर को पुनः हम पंप के माध्यम से हम इसके अंदर फीड कर देते हैं। ठीक है, अब टरबाइन में जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है उसको हम जनरेटर के माध्यम से कपल कर देते हैं। जनरेटर जो होता है टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पर बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सीधा ये यहाँ पर वाटर को बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता था। जबकि हमने प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या किया कि सबसे पहले प्रेशर के साथ वाटर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रेशर के साथ वाटर को भरते हैं और उस वाटर से फिर हम एनर्जी को, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका मैकेनिज्म था। हमने दोनों को देख लिया।
ठीक है। इसके बाद में स्टीम पावर प्लांट मीन्स एनी प्लांट दैट यूज स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं दोनों जगह हम स्टीम का उपयोग करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एडवांटेजेस बताए गए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे कि बताया गया है, ध्यान देंगे, ये होता है यहाँ पर स्पेस रिक्वायर्ड इज लेस व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत कम स्पेस की आवश्यकता होती है, ये अधिक स्थान नहीं घेरता है, ठीक है। सेकंड देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द ओनली सोर्स विच कैन मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस मच लेस फ्यूल देन अ फॉसिल फ्यूल प्लांट। अदर फॉसिल फ्यूल प्लांट की अपेक्षा हम देखें तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं बहुत कम मात्रा में फ्यूल का उपयोग करते हैं। 1 मीट्रिक टन्स ऑफ यूरेनियम फ्यूल इक्वल्स टू 3 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कोल इक्वल्स टू 12 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल। यदि 1 मीट्रिक टन्स यूरेनियम जितना फ्यूल से हीट एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं, उतना ही हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए 3 मिलियन मीट्रिक टन कोल या फिर 12 मिलियन बैरल ऑयल का आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आप बहुत कम मात्रा में, बहुत कम फ्यूल में आप अधिक एनर्जी को इस प्रकार के पावर प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं, जिनको डिस्पोज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनको बहुत केयरफुली डिस्पोज करना होता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है, ठीक है। और इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इस प्रकार के प्लांट्स का वो भी काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।